अ, मित्रों, आप सबको पहले मैं नववर्ष की शुभकामनाएं पहले ही दे दूं, क्योंकि आखिरी दिन है, आखिरी शाम है। और आने वाला वर्ष ऑड इवन के बावजूद आपके लिए शुभ हो, और आप सब इवन हैंडेडली इन सब चीज़ों को, ऑडनेस को डील करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम शुरू करते हैं। और जो कुछ दिल्ली में अमर्यादित भाषा चल रही है, उस सब से आप वाकिफ हैं। और आप वाकिफ हैं कि किस तरीके से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या जो काम करने वाले हैं, उनके ऊपर दबाव, प्रेशर डालकर अपनी मनमर्जी एनार्किक सिचुएशन को पैदा किया जा रहा है। साथ ही जो दानिक के दो अफसरों के साथ हुआ, वो खास तौर पर एक विघटनकारी रणनीति की तरफ इशारा करता है कि किस तरीके से दिल्ली की सरकार, जिसके लिए चुनी गई थी काम करने के लिए, वो काम ना करके विघटनकारी नीतियों में उलझी हुई है और लगातार देश को उलझाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ कि ये एक क्षेत्रीय दल भी नहीं थी। ये पार्टी एक क्षेत्रीय दल भी उसको अभी दर्ज होना था, तब से ये सिलसिला जारी है। और ये सिलसिला जारी है कि जब झाड़ू का निशान जो है वो मिल नहीं सकता था, लेकिन केंद्र सरकार उस समय जो भी रही हो, नोटिफिकेशन के माध्यम से उन्होंने इनको अपनी स्ट्रेंथ प्रूव किए बिना उस निशान को नोटिफाई किया। उसी तरीके से आज ये क्षेत्रीय दल है, ये कोई राष्ट्रीय दल नहीं है राजनीति में, इलेक्शन के कानून के मुताबिक। लेकिन जो 526 करोड़ का इसका बजट है, उसको आपको समझने की जरूरत है, जो विज्ञापनों के माध्यम से बांटा गया। और वो 526 करोड़ का जो बजट है, वो दिल्ली के शायद जो रिपोर्ट्स हैं, आप ही लोगों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कोई इनके परिवारजनों में से कोई एजेंसी में इन्वॉल्व है, और उन्हीं के थ्रू ये विज्ञापनों का सिलसिला चल रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो रणनीति है, वो दिल्ली के संसाधनों को एक राष्ट्रीय दल स्थापित करने के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। विज्ञापन का पैसा दिल्ली सरकार का, लेकिन इश्तेहार कहीं और छपता है। उसी तरीके से जो दानिक्स के ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने कानून और रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक दस्तखत करने से इनकार किया, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस मैटर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेफर किया था, और बावजूद उसके उनको सस्पेंड कर देना और फिर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना कि सारे दानिक के अफसर छुट्टी चले जाएं, उनके बिना भी हम काम कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। जो कि रूल, जो बिजनेस एडवाइजरी रूल्स होते हैं, उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन तनख्वाहों को बढ़ाने के मैटर को लेकर प्रेसिडेंट को रेफर किया। उसी प्रकार से जो ऑड इवन की आज की रिपोर्ट है, उसमें ये सामने आया कि उसको शुरू किया गया, और जो मुहिम 45 मिनट की थी, उसको 5 मिनट में ही रैप अप करना पड़ा। क्योंकि जो इनके मंत्री हैं और बाकी नेता हैं, उन्होंने जब गाड़ियां रोकने की कोशिश और वो सब किया, तो उससे सड़क पर जो है बाकायदा अनकंट्रोलेबल सिचुएशन पैदा हो गई। और अब क्योंकि ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, उस पोल्यूशन की प्रॉब्लम की प्रति हम सब लोग ना केवल जागरूक हैं, बल्कि उससे निपटारा भी चाहते हैं। और उस निपटारे के लिए जो पॉलिसीज़ की ज़रूरत थी, कहीं ना कहीं राज्य सरकार उसमें विफल रही। और जो चीज़ें तीसरे चौथे नंबर पर, पाँचवें छठे नंबर पर होनी चाहिए थी, उसको सबसे पहले कर कर फिर केंद्र सरकार के ऊपर अपनी नाकामयाबी का ठीकरा फोड़ने की तैयारी शुरू है। और आज प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है दासना मेरठ हाईवे का और दिल्ली मेरठ हाईवे का। और इसी तरीके से जो ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, वो दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए ही किया जा रहा है, जिससे ट्रकों के आने की संख्या दिल्ली में कम हो
और उस संख्या के कम होने के कारण जो ट्रैफिक है वो दिल्ली से बाहर की तरफ निकले और पोल्यूशन कम हो सके। साथ ही जो समय सीमा है, जिस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको 3-4 घंटे लगते थे, वो कम होकर 45 मिनट लगे। और उस बीच जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हैं, जैसे रेलवे फाटकों के ऊपर ब्रिज बनाना, रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज बनाना, सबवेज बनाना, इंटरसेक्शंस पर फ्लाईओवर्स हों, और एक एलिवेटेड रोड हो, क्योंकि जब तक रोड का सरफेस एरिया नहीं बढ़ेगा तब तक आप ट्रैफिक कंजेशन नहीं रोक पाएंगे। तो 31 ट्रैफिक लाइट्स को हटा देना पूरे रास्ते के बीच में से, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और आने वाले समय में जो उस इलाके का ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए भी सही संदेश होगा, क्योंकि वो सब लोग इस बात को समझते हैं कि विकास की जो सड़क है वो हाईवे से जुड़ती है, और जब तक वो हाईवे तक नहीं पहुंच पाएंगे तो वो विकास की जो तैयारी हम गांव क्षेत्र में करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से पूरे देश का जो विकास है वो संभव होगा। तीसरा विषय, अगर आप प्रदूषण से जूझने की ही बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, तो मैं आपके माध्यम से बार बार दिल्ली की जनता को और बाकी तमाम देश की जनता को ये बताना चाहती हूँ कि जब स्वराज का वादा किया था तो स्वराज के वादे में एक प्रमुख वादा था कि लोकल बॉडीज़ को हम स्ट्रेंथन करेंगे, उनकी हम ताकत बढ़ाएंगे। और लोकल बॉडीज़ की ताकत बढ़ाने के लिए 20% बजट का हिस्सा हम जो है लोकल बॉडीज़ के हाथ में देंगे। तो अगर आप इस विषय को याद करें तो मैं आपको दोबारा जो हमारा बजट पिछली बार पारित हुआ केंद्र सरकार का, उस तरफ ले जाना चाहती हूँ, जहां पर राज्यों के पूर्व में अधिकार जो है उसके मुताबिक 30% बजट का हिस्सा राज्यों में बढ़ता था। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसको बढ़ाकर 42% किया कि ज़्यादातर जो जो योजनाएं हैं वो राज्यों के माध्यम से ही लागू होती हैं, और इसलिए राज्यों का हिस्सा और वो योजनाएं डायरेक्टली राज्यों के द्वारा क्रियान्वित हों, और उसको बढ़ाकर 42% किया। चौथी फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 13-14%, 14-15% जो है वो राज्यों को, दिल्ली राज्य को अपनी म्यूनिसिपल बॉडीज को देना था, और वो पैसा भी इन्होंने देने से इनकार किया। तो किस प्रकार के स्वराज की ये बात करते हैं, ये मैं जानना चाहूंगी। चाहे वो तोमर का विषय हो, चाहे वो सोमनाथ भारती का विषय हो, चाहे वो सीबीआई की रेड हो, हर बात में कुछ कहकर वहां से निकल जाना, और प्रेस उनके नई उठाए हुए बवाल के पीछे पड़ जाती है, लेकिन पिछले जो उनके झूठ हैं उसका सबूत उनसे मांगना भूल जाती है। तो जो पिछली चीजें इन्होंने कही हैं, मैं चाहती हूं कि आपके माध्यम से उन सारी चीजों के ऊपर प्रश्न उठे कि पिछली बार आपने ये कहा था, इसका आपके पास क्या प्रूफ है, क्या आप कहना चाहते हैं। और एक बहुत प्रमुख विषय मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ, भ्रष्टाचार के मामले में तमाम इनके मंत्री लिप्त पाए गए। प्याज घोटाला पूरे देश के सामने आया कि किस तरीके से नाफेड से प्याज किस कीमत पे खरीदा गया, किस कीमत पर बेचा गया, और उसके बीच में क्या हुआ। उसी तरीके से ऑटोस का घोटाला, जो है 10,000 ऑटो के नए एलओआई साइन होने थे, जिसमें से 900 के साइन किए गए, और वहां पर बाकायदा बीच में कई तरीके के दलाल मौजूद थे, और एक आई वॉश के माध्यम से केवल जो सरकारी नौकर थे उनको हटा दिया, लेकिन जो उसकी पूरी तहकीकात थी वो चौपट हुई। राजेंद्र कुमार जैसे व्यक्ति जिनके ऊपर पूर्व में कई घोटालों में लिप्त होने का संदेह था और कुछ केसेस पेंडिंग थे, ऐसे व्यक्ति को मैं जानना चाहती हूँ, आज मैं ये प्रश्न उठाना चाहती हूँ कि जिसके ऊपर एक शक की सुई है जिस व्यक्ति पर, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार से ये क्यों कहेगा कि आप इसे चीफ सेक्रेटरी बना दो। इन्होंने केंद्र सरकार से दरख्वास्त की कि उसको चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए। केंद्र सरकार के जो मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा उन्होंने कहा कि इनकी अभी सीनियरिटी काफ़ी नहीं है, चीफ सेक्रेटरी तक के लागू नहीं होता इन पर, ये चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकते। तो इन्होंने उस व्यक्ति को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। और फिर उस मामले पर मैं वापस कि अगर किसी के ऊपर कोई सस्पिशन के दायरे में आता है, शक के दायरे में आता है, उसको आप अपने ही ऑफिस में कैसे रख रहे हैं, इसका तो आप बताइए कि आपके पास उनकी कार्यप्रणाली के क्या ऐसे प्रूफ थे कि आपने उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाना अच्छा समझा राज्य के लिए।
और ऐसे ही ऑटोज का एक विषय और सामने आया, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अंदर जो टेंडर था वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे मिला, और बावजूद उसके कि आपने भी वो अस्पताल विजिट किया, हमारे एमपी जो हैं वहाँ से तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, उन्होंने विजिट किया, उन्होंने इस बात का उनसे सफाई मांगी, खुलासा मांगा, लेकिन उस पर आपका कोई ना वक्तव्य आया, ना आपने उसकी कोई जानकारी दी। तो लगातार इस तरीके की जो रणनीति आप बना रहे हैं कि एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में रहें ताकि खबर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पे रहे, आपने विकास कार्य नहीं किया वो खबर ना हो, और इलेक्शन मोड जो बाकी राज्यों पे आपका ध्यान है, और एक दल जो कि मात्र क्षेत्रीय दल है वो अपने आप को राष्ट्रीय दल कैसे बनाए, इसकी तैयारी में दिल्ली की जितने विकास कार्यों में लगने वाला पैसा है उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके कोई भी प्रश्न हो मैं उनका स्वागत करती हूँ। I I beg to differ because this is exactly what I have stated just 5 minutes ago in this press conference itself, that this exercise is a faulted exercise. This exercise is bound to fail. Knowing that it is bound to fail, they are looking for an escape route, and escape route is nothing better than bring the onus on the central government. So far as central government's activities are concerned, we are very concerned because we all live in Delhi. There are 7 MPs from Delhi who are concerned about Delhi, and we have a central government offices also here. So we are concerned about Delhi, and it is in that context that the National Highway Project, the Expressway Highway projects, 3,500 crore being given by the Urban Development Ministry recently. Before this, 42% of the budget has been handed over to Delhi government. And not only that, in addition to that, I remember my first budget speech in the parliament where I asked the central government to make extra grant for the electricity supply and water and sewage problem in Delhi, and put the extra grant. So extra grant of 1,200 crore was also sanctioned by the central government. So blaming central government without putting the best effort forward is the strategy which this party is following. And if you really wanted to deal with pollution, there are better ways to deal with it, and better way is a better planning and having the right intention. I think the right intention and motivation does not exist. These are people who have no experience in administration, and they are constantly trying to harm the cause of governance. Forget about good governance, they are not able to give governance to Delhi. जी, जो गोपाल राय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो मेरे को जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे उनका ये बिछाया हुआ खेल बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, और मुझे दिख रहा था कि ये एक फेल होने वाली योजना है, और उस फेलियर का ठीकरा ये केंद्र सरकार के सर पर फोड़ना चाहते हैं, और इसी कारण से इन्होंने ये सब किया। जब कोर्ट ने इनसे कहा कि आप पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो जो कुछ करने वाले काम थे वो तो इन्होंने कुछ किए नहीं। जिसका उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ कि पीडब्ल्यूडी की सड़कें, जिसका बजट 5,500 करोड़ है, और दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या इस वक्त कूड़ा, जो कूड़ेदान में है उसकी नहीं है, बल्कि जो सड़कों के ऊपर मलबा पड़ा है और उस मलबे की कोई योजना नहीं है, उसको योजना के आधार पर निकालना, साफ करना, और जो भी एजेंसीज हैं उनके द्वारा काम करना, वो काम इन्होंने नहीं किया। और आप पूरी रिंग रोड से लेकर तमाम जितनी चौड़ी सड़कें हैं, आपको वहां पर हर जगह पर मलबे के ढेर दिखाई दे जाएंगे। तो जहां पर पार्टिकुलेट मैटर दिल्ली में एक पोल्यूशन का कारण है, उस पर काम नहीं करना। पावर स्टेशन के अंदर जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में आता है, उस पर काम नहीं करना। यमुना को लेकर सफाई अभियान में आरती करना एक अलग बात है, लेकिन आपको वहां पर एसटीपी प्लांट स्थापित करने हैं, आप उस पर काम नहीं कर रहे। 1200 करोड़ की आपको एक्स्ट्रा ग्रांट प्राप्त हुई है केंद्र सरकार की सुएज और पानी के ट्रीटमेंट की, जल बोर्ड और सुएज लाइन बिछाने के लिए। आपने कोई लाइन नहीं डाली, और बल्कि जहां जहां मैंने चिट्ठियां लिखी है कि आप यहाँ लाइन डालिए, वहां लाइन डालिए, तो वापस जवाब आ जाता है कि यहाँ पर लाइन नहीं डल सकती।
तो जो अनाधिकृत कॉलोनीज थी वहां पे खुले नालियां हैं, उनका कंट्रोल, क्योंकि वो सब यमुना में जा रहा है। तो अगर आप जब तक एसटीपी प्लान तरीके से और बाकी पोल्यूशन पर कंट्रोल नहीं करेंगे, पोल्यूशन पर कंट्रोल होने ही नहीं जा रहा। तो ऑड इवन से मात्र 6% गाड़ियां जो हैं वो सड़क से हटती, लेकिन जब आप 10,000 ऑटोज और 3,000 बसेस, एक बस 7 या 8 गाड़ियों कारों के बराबर है, वो डालेंगे, तो आपने कुछ कैलकुलेट किया कुछ? और इन एनी केस जनवरी के महीने में जब तापमान बढ़ने लगता है तो बहुत सारे पोल्यूटेंट जो गैसेस पोल्यूटेंट हैं वो हवा में उड़कर ऊपर चले जाते हैं, और क्योंकि टेम्परेचर कम नहीं होता, पार्टिकुलेट मैटर जो है एक आध बारिश और उस सब की वजह से नीचे सेटल भी कर जाता है। और ये इस साल का नहीं, हर साल का वही रिकॉर्ड है। साथ ही आपने समय 1 से 15 तारीख वो चुना जबकि दिल्ली में शादियों का मौसम नहीं है, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हैं, तो जो पोल्यूशन ऐड करने वाली चीजें थी आपने वो समय बड़ी चालाकी से चुन लिया। तो अगर हो जाता है तो वाह वाह, और नहीं होता तो केंद्र सरकार नहीं होने दे रही। तो वो एक कहावत है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, और कि ना केंद्र सरकार ये नहीं करेगी, केंद्र सरकार वो नहीं कर रही, तो आप ठीकरा लगातार केंद्र सरकार पे सरकार के सर पर फोड़ते रहे, जबकि असलियत ये है कि आपकी काम करने की नीयत ही नहीं है। अगर आपका इरादा काम करने का होता तो आप उसको सही तरीके से सही मापदंड के साथ उन चीजों को, प्लान्स को लेके आते, आप दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर देते। जिन लोगों के आखिर हर आदमी कार चला के राजी नहीं है, लेकिन आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, सड़कों का, जो फ्लाईओवर गलत बने हुए हैं उनका, आपको एलिवेटेड रोड्स बनानी चाहिए थी। आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया नहीं, और आप चाहते हैं कि लोग अपनी गाड़ियां भी इस्तेमाल ना करें। तो फॉर्मूला तो फेल होना ही था, लेकिन एस्केप रूट जिम्मेवारी कौन ले? वो सरकार जिम्मेवारी ले जिसकी काम करने की इच्छा ही नहीं है, या केंद्र सरकार ने हमको काम करने ही नहीं दिया? कोई और प्रश्न? थैंक यू। नहीं, मेरे को तो ये तो साजिश स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट दिखाई दे रही है कि 10,000 ऑटो आप लेके आ रहे हैं, जबकि ई रिक्शा एक प्रावधान था और वो एक प्लान तरीके से होना चाहिए। देखिए, अगर आप मुंबई देखें तो बांद्रा के बाहर ऑटो चलता है ना, इस तरफ ऑटो नहीं चलाते, क्योंकि ऑटो कभी भी किसी भी मेन रोड के ऊपर जो स्पीड करने का स्पीड कम होती है वो ऑटोस की वजह से होती है। तो आपको सेक्शन बनाने होंगे कि जो चौड़ी सड़क है वो ट्रंक रोड है, उसके ऊपर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आप कहेंगे कि इस पे इतनी स्पीड पर 60 की स्पीड वाली गाड़ियां चलेंगी, 40 की स्पीड वाली चलेगी। तो 40 के आगे अगर 25 की स्पीड वाली गाड़ी चलेगी तो जाहिर तौर पे पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि उतनी अधिक मात्रा में पोल्यूटेंट रुक रहे हैं वहां पर। और जो इनर लेन्स हैं वहां पर ऑटो चलने चाहिए कि ट्रंक रोड से आप बस में यहां तक पहुंचे या आप ट्रेन से यहां तक पहुंचे, और इनर लेन्स के लिए आपको ऑटो उपलब्ध हुआ या ई रिक्शा मिले या बैटरी ऑपरेटेड कुछ और वाहन की योजना हो। वो सब बैठकर प्लान करने वाली चीजें साहब, वो टीवी स्क्रीन पर राजनीति करने से नहीं हो सकती। आपको वो सब करने के लिए कमरा बंद करके दिमाग लगा के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ बैठना पड़ेगा और एक प्लानिंग करनी पड़ेगी एक्सपर्ट्स के साथ। आपको पोल्यूशन से लेकर जो रोड ट्रांसपोर्ट के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठकर इन सब विषयों पर काम करना पड़ेगा। लेकिन आप हर बात पर केंद्र सरकार को गाली देने के लिए आएंगे या किसी और के लिए काम करेंगे तो उन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता। और मैं तो चाहती हूँ कि मैं आज आप सबके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि दिल्ली के सातों सांसद पार्टिसिपेट करेंगे, बशर्ते आप कोई ढंग का काम करने का बीड़ा तो उठाइए। आप हमारी इनपुट्स लीजिए, पोल्यूशन से लेकर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम लोग आपको जानकारी देने को तैयार है, क्योंकि हम सबने उन विषयों पर काम किया है। ये तरीका नहीं है अचानक से एक दिन उठे और कहा जी 1 जनवरी को नए साल का उपहार दिल्ली को ऑड इवन मिलने वाला है। देखिए, जो अधिकारी छुट्टी पर गए हैं उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि 2 तारीख जो कि शनिवार का दिन है, हम 2 तारीख को काम करेंगे।
तो इनका झूठ तो यहाँ फिर पकड़ा जाता है। अब आप लोगों से आग्रह रहेगा कि अगली बार ये जब अगला झूठ बोले तो ये झूठ भूलिएगा मत, याद रखिएगा कि उस दिन उन्होंने ये कहा था। ये तो लगातार झूठ बोलते हैं, कुछ भी कह देते हैं। तो इनसे पुराने जितने कहे हैं इन्होंने, उनका उनका जवाब भी मांगते रहिए, और नए झूठ का साथ देने की बजाय आप उनसे प्रश्न पूछिए, जी उस तारीख को आपने ये कहा था कि अधिकारी हमारा कार्यक्रम फेल करने के लिए छुट्टी पर गए हैं, लेकिन उन लोगों का तो बयान आया है कि वो सैटरडे को 2 तारीख को काम करेंगे। थैंक यू।